हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है और उनका क्या क्या काम होता है। जैसे कि अगर हम देखें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं। अब सेल में जो है तीन चीज़ें हम देखते हैं। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर लेयर होती है किस में? एनिमल्स में। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो एक बात आती है कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया या फिर फंजाई, इन सब में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल इन सब में आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये जो है नॉन लिविंग होती है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमने बताया था कि हम पहला देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसमें हर एक ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हुई हमें नज़र आएंगी साइटोप्लाज्म में। और थर्ड पार्ट जो कि हेड होता है पूरे सेल का वो होता है न्यूक्लियस। जितना भी काम होता है वो न्यूक्लियस ही देखता है एक सेल का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में हमने देखा था कि ये जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और फंजाई में। तो एनिमल्स बच गए। क्या एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? तो एनिमल जो है उसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखें कि प्लांट्स जो है उसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। और अगर हम फंजाई में देखें तो इसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी है? प्लांट्स की है, बैक्टीरिया की है और फंजाई की है। एक में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये नॉन लिविंग है। रॉबर्ट हुक ने जिसकी डिस्कवरी की या फिर रॉबर्ट हुक को जो नज़र आई वो सेल वॉल ही थी। उनको हम क्यों बोलते हैं कि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की? क्योंकि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं है, तो मतलब ये डेड ही है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को हम बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो सेल वॉल को देखा था। अब जो ये नॉन लिविंग है तो ये क्यों प्रेजेंट होती है? ये जो है शेप प्रोवाइड करवाती है। इसका फंक्शन जो है, फंक्शंस सेल वॉल के कि ये शेप प्रोवाइड करवाती है और रिजिडिटी देती है, रिजिड बनाती है सेल को। इतना ही था इसमें, सेल वॉल को इतना ही पढ़ना बहुत इनफ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनेली जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जो कि है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है सर्टेन सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही पैसेज प्रोवाइड करती है आने जाने के लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब को ही ये पैसेज प्रोवाइड करवाती है आने जाने के लिए। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है किस में? एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है। या फिर और अगर हम प्लांट्स प्रेजेंट, ये प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट्स में जो है ये हमें सेल मेम्ब्रेन के नीचे देखने को मिलेगी। पहले सेल वॉल आएगी और फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी। प्लांट्स में सेल वॉल के नीचे हमें देखने को मिलती है। ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन सब से मिलके बनी हुई होती है। ये जो है टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करती है हमारे सेल से। टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सबको ये बाहर करती है हमारे सेल से।
ठीक है, और ये पैसेज भी प्रोवाइड करती है बहुत से सब्सटेंस को, पैसेज प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलीज जो है वो इसी में फ्लोट करती हैं, ये जो है शेप प्रोवाइड करवाता है सेल को। इसमें हमें साइटोप्लाज्म में हमें वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है सेलुलर रिएक्शंस भी, जो जितनी भी सेलुलर रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। सेलुलर रिएक्शन अगर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। प्रोटीन जहाँ से बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। माइटोसिस मियोसिस की जो रिएक्शन है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। और रेस्पिरेशन, ये सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, सेलुलर रिएक्शन जो भी हैं, वो सारी साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि इसमें जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सेल का, जो कि राइबोसोम्स, हम आगे देखेंगे क्या होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। ये जो है हॉलो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन ही इसमें होती है और जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है और एक जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है। जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको तो हम बोलते हैं रफ ईआर, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो है रफ ईआर। जैसे कि किसी भी सरफेस पे कोई भी दाने 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 आ जाए तो वो सरफेस जो है वो रफ हो जाता है, ऐसे ही इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये जो डॉट्स हैं छोटे छोटे, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रफ ईआर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते लेकिन काम तो ये भी करेगा कोई ना कोई, तो ये जो है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। और ये जो है हेल्प तो करते ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प तो करता ही है प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन ये पैक भी करता है वेसिकल्स को। जो प्रोटीन वेसिकल्स होते हैं ना उनको ये पैक भी करता है, पैक प्रोटीन वेसिकल्स जो है उसको पैक भी करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। हमने देखा कि राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोल देते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ये जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन जो है, ये है राइबोसोम्स। ये फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज होती है, ऐसे नहीं कि ये किस में अटैच होती है,
फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज होती हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 70S और 80S दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने देखा था कि जो 70S टाइप जो राइबोसोम्स हैं वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, और जो 80S टाइप है वो हमें यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब जो ये हैं 70S और 80S, इसमें भी दो साइट होती हैं, एक जो लार्ज वाला होता है और एक स्मॉल वाला। 80S में जो 80S है वो किस तरह से मिलके बनता है? 60S जो बड़ा वाला है वो 60S और छोटा वाला 40S। वैसे तो कंप्लीट मिला के ये 100S हो गए, लेकिन हम इसको बोलते हैं 80S टाइप। और जो छोटा वाला है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो होता है 70S, जिसमें एक होता है 50S, एक यूनिट होती है 50S की और एक यूनिट होती है 30S की। जो लार्ज बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो होती है 50S 70S में, और छोटी वाली 30S। इसमें से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। भी है राइबोसोम्स पे कुछ ना। अब सही है। ये प्लास्टिड्स में होता है। जो प्लास्टिड्स नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन तो नहीं होती, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में कौन कौन से पिगमेंट? 3 टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 पिगमेंट्स जो है वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लास्टिड्स हैं ये केवल प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल जो होता है उसमें ही प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। अब हम क्लोरोप्लास्ट का देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनकी शेप भी डिफरेंट होती है क्लोरोप्लास्ट की। इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्यों? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। हमने बोला ना कि प्लास्टिड्स में पिगमेंट होते हैं, पहला पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करवाता है। ठीक है। ये जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, लाइट एनर्जी को पकड़ लेता है। जो हमने क्या देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो वाइट कलर का। ग्रीन कलर छोड़ के और कोई भी कलर का हो सकता है एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर को छोड़ के ये किसी भी कलर का हो सकता है, या फिर मतलब कि अगर हम देखें तो ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट देता है, और बाकी जितने भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट कलर प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स में। कलरलेस होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो जैसे टोमेटो हो गया, ठीक है, इस तरह की ये कलर प्रोवाइड करवाता है। अब अगर हम देखें
गोल्जी अपैरेटस के बारे में। नेक्स्ट चीज़ अगर हम गोल्जी अपैरेटस देखें तो गोल्जी अपैरेटस जो है वो भी एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है जिसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपैरेटस में सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि इसका काम क्या है, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन को पैक भी करती है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने देखा था ER, उसमें जो RER था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के जो प्रोटीन है वो गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं और गोल्जी अपैरेटस उसको पैक कर देती है। पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स भी है, तो मतलब ये प्रोटीन्स को पैक भी कर देती है। ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है स्टोरेज बबल होते हैं इरेगुलर शेप के, और इनका जो शेप है वो वेरी करता है। जैसे कि प्लांट्स में जो है ये लार्ज होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और एनिमल्स में जो वैक्यूल हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का काम कुछ भी नहीं होता, ये स्टोरेज बबल होते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इसमें, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनली होते हैं, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनलीज। इसमें डिफरेंट शेप होते हैं बस, और इसमें कुछ भी नहीं है वैक्यूल्स में। तो ये डायग्राम है हमारा गोल्जी अपैरेटस का। जैसे ये हमने क्या देखा था, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ ER भी बोल सकते हैं हम, RER रफ ER। यहाँ से जो प्रोटीन निकले, ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। और इसको कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करवाती है, पैकेजिंग करवाती है, पैक करवाती है किसको, प्रोटीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये डाइजेस्ट करवाती है। इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं सेल का। क्यों, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लाइसोसोम्स में। और जैसे ये किसी फॉरेनर मटेरियल को देखती हैं, जैसे कि जो हमारे सेल के लिए नुकसानदायक होती है, कोई भी फॉरेनर मटेरियल जैसे कि वायरस वगैरह हो गया, जैसे ये उसको देखती हैं तो ये अपने आप को फट जाती है। इनका लाइसोसोम जो है फट जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो फैल जाता है, और जो फॉरेनर मटेरियल होता है उसके ऊपर ये अटैक कर देती हैं और उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए इनको सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी जान देके और उसको मार देती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।